चलिए भाई दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। चलिए, तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन, ठीक है, और एक आता है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायन, ठीक है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन की जब बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायन, और इसका मीनिंग होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, आपने कोई टॉपिक नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, सीधा डिस्चार्ज पोटेंशियल लिख दिया, मतलब क्या, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, रिलैक्स, कूल, चिल। देखो, हमने क्या बात की थी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब पढ़ी थी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कॉपर का पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब वो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो खास बात थी वो समझाता हूँ। वहाँ पर ये होता था कि कैथोड पर वो जाता था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, एनोड पर वो जाता था जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था। तो यहाँ पर एक खास बात होती है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल भी एक टर्म है जिसका मतलब होता है मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर डिपोजिशन ऑफ आयन। किसी भी आयन के लिए डिपॉजिट होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल, यानी जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वो कैटायन पहले डिपॉजिट होगा या वो एनायन पहले डिपॉजिट होगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो जल्दी जाएगा कैथोड पर, और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो पहले जाएगा। तो दोनों में रिलेशन समझ में आ गया ना, माइनस, यहाँ भी माइनस। तब सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो देखो सवाल बहुत सिंपल पूछा जाएगा। सवाल की स्टेटमेंट होगी कि x और y दो आयन है, x का डिस्चार्ज पोटेंशियल y से कम है, तो कौन सा आयन सबसे पहले डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो आपको थ्योरी याद है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर डिपोजिशन ऑफ आयन, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल तो किसका है, मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल किसका है, मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल x का है। तो इसका मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल x का कम है तो x पहले जाएगा, अगर y का कम होता तो y पहले चला जाता, ठीक। तो ये छोटा सा एक टॉपिक होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल के बाद हम बात करते हैं अगली, और वो आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम जो किया जाता है वो किया जाता है डाउन सेल में। किसमें किया जाता है, डाउन सेल। अब ये डाउन सेल क्या होता है जरा देखो, यहां पर इस सेल को समझना पड़ेगा, दैट इज डाउन सेल। क्या है ये, डाउन सेल।
बहुत सिंपल सवाल आते हैं यार, कुछ नहीं आता है। एक मेसो कॉलम आता है जिसमें लिखा था है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, और यहाँ मेसो कॉलम में लिखा था डाउन सेल, तो आपको टिक करना होता है कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन डाउन सेल से करते हैं, बस, और कुछ नहीं पूछता। दूसरा सवाल पूछता है एक्वस से करोगे या मोल्टन से करोगे, तो मैंने आपको क्लियर बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कभी भी उनके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते। क्या बताया था? एस ब्लॉक जो है उनका कभी भी एक्सट्रैक्शन एक्वस से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका NaCl क्या है? मोल्टन फॉर्म है। अब इस मोल्टन का आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। तो हमने बात की थी कि जब भी कभी प्योर सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दो, तो हमने ये इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी ऐड करते समय भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ पाओ तो। आपने एक सीरीज पढ़ी थी, ली के काका ने मांगी अलमारी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहां सोडियम है और मैं चाहता हूं कि सोडियम जाके डिपॉजिट हो कैथोड पर, क्योंकि मुझे सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है। तो मेरे दोस्त यहां पर ये जो इम्प्योरिटी वाला ऐड कर रहे हो आप, उसका जो कैटायन है वो कैटायन कौन सा होना चाहिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? उससे ऊपर, यानी ये कैटायन जो है सोडियम से ऊपर वाले होने चाहिए, तभी आप डाल सकते हो। क्योंकि सोडियम से ऊपर वाले कैटायन होंगे तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, तो ये कैटायन नहीं जाएंगे रिड्यूस होने। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं है तो रिड्यूस होने सिर्फ सोडियम जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक लिख लेना कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं तो आप जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे उस इंप्योरिटी का कैटायन हमारे मेटल से ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या उस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फील लो यार, ठीक है? तो यहां पर ये आ गया। अब ये आपके आयरन है, आयरन के कैथोड्स लिए अपन ने। ये आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का एनोड लिया। अब ये जो दिख रही है ना, ये जो जाली सी है, ये पोर्सेलिन हुड है। ये क्या है? पोर्सेलिन हुड। ये क्या होती है सर? ये स्टील की एक जाली होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कैथोड और इस एनोड के प्रोडक्ट को आपस में मिलने नहीं देती, एक तरह से ये सेपरेट कर रही है इन दोनों को, ठीक है? अब आप जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा आपका एक, पहले तो ये मोल्टन फॉर्म में Na+ और Cl- में है। एट कैथोड पे कौन जाएगा? Na+, वो कैथोड पर गया और क्या बना दिया उसने? Na। एट एनोड पर जाओ तो एनोड पर ये Cl- है और ये Cl- से क्या बन गया? Cl2। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ? एट कैथोड है, Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या बना? Na। Cl- है, Cl2 बना और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो यहां पर ये सोडियम बनेगा, ये फ्लोटिंग करेगा यहाँ पे। अब यहाँ एक दिक्कत है, फ्लोटिंग करेगा तो सोडियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया फ्लोटिंग करता हुआ तो बूम ब्लास्ट कर सकता है। वो आपको पता है ज्वलनशील होता है, इसलिए कि ऐसा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे कि वो फ्लोटिंग जब करता होगा तो उसको सक करके खट से किस में डाल देंगे? केरोसिन में। यहाँ से सक करके कहाँ डाल देंगे? केरोसिन में। इसीलिए सोडियम को याद है हमने केरोसिन में रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में रखने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं कर पाता और लंबे समय तक रह पाता है। तो केरोसिन क्यों आया समझ में आ गया, ठीक है? एक बात। NaCl मोल्टन लिया, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, ये सोडियम बना होगा यहाँ पर, ये फ्लोटिंग कर रहा था तो ये घूमता फिरता है, इस एनोड पर जो Cl2 निकली उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए पोर्सेलिन हुड है। पोर्सेलिन हुड का फंक्शन समझ में आया क्या? इट सेपरेट कैथोड एंड एनोड, सेपरेट रखती ताकि उसके प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। ये Cl2 इससे बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के अंदर आप सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपको जो मेन मुख्य बातें इसमें ध्यान में रखनी है, पहला किससे करते हैं? डाउन सेल से। दूसरा एक्वस लेंगे या मोल्टन? मोल्टन। तीसरा इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो कौन सी करेंगे? जो जिसका रिडक्शन करते हैं उससे ऊपर वाले कैटायन होने चाहिए। इनका उद्देश्य क्या होता है इंप्योरिटीज ऐड करने का? इंप्योरिटी ऐड करने का उद्देश्य आपको बताया मैंने कि मेल्टिंग पॉइंट कम करना होता है। क्यों? क्योंकि आप जब इसे मोल्टन फॉर्म में लेंगे तो मोल्टन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वही वाली बात है, आपको बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी जिससे टेम्परेचर कम, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, ठीक? अगला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। एक साइंटिस्ट थे डाउ, उन्होंने बताया था। किसने बताया था? डाउ। सी डाउ प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं?
सी डाउ प्रोसेस। यहां पर अब खास बात देखो क्या हुआ, यहां पर हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम जो है वो किस प्रोसेस से किया जाता है, वो साइंटिस्ट का नाम है डाउ प्रोसेस, और उसने सी वाटर से निकाल करके किया था, इसलिए प्रोसेस के नाम में पूरा लिख दिया जाता है सी डाउस प्रोसेस। इसमें ये ग्रेफाइट की रोड होती है, ये ग्रेफाइट की रोड, ये किसकी तरह बिहेव करती है, एनोड। यहाँ पर ये जो आपका होता है वो क्या होता है, कैथोड, कार्बन की लेयर। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर ये MgCl2 क्या है। तो मैंने कहा था MgCl2 तो लेना ही पड़ेगा आपको। MgCl2 किस लिए ले रहे हैं, MgCl2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि MgCl2 से ही तो मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। MgCl2 किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि उसी से तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो ये MgCl2 ले रहे हैं। अब MgCl2 लेने के बाद आपको इसमें कोई ना कोई इंप्योरिटियाँ ऐड करनी पड़ेगी। अगर इसमें इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी तो सोचो कौन सी करेंगे, जो उसके ऊपर हो। तो मैग्नीशियम से ऊपर एक सोडियम और कैल्शियम है, इसलिए NaCl और CaCl2 ऐड कर दिया। ली, के, काका, ने, मांगी, Mg नीचे आ रहा है, Na ऊपर आ रहा है और ये भी ऊपर आ रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, लगभग 1100 डिग्री के आसपास इसका होता है और 700 डिग्री हो जाता है कम होकर के। ठीक है, पोर्सेलिन वुड का फंक्शन आपको वही है, क्या फंक्शन है, कैथोड और एनोड को सेपरेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि MgCl2 जो है वो आयनाइज होगा तो वही Mg+2+2Cl- बनेगा। कैथोड पर आपका मैग्नीशियम आएगा, Cl- आपका Cl2 एनोड पर बनेगा, बाहर निकल गया। अब ये जो कैथोड पर बन रहा है यहाँ पर टैप होता है जिससे नीचे निकल जाता है। अंदर जान पूछ करके हम क्या भेज रहे हैं, अंदर जान पूछ करके हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कोल गैस। कोल गैस का काम क्या है, कोल गैस का काम यहाँ पर ये है कि ये कोल गैस अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर रखती है ताकि मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो सकता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कोल गैस का फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। तो इस तरह से आपको मैग्नीशियम मिलता है। कोल गैस का कंपोजिशन ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो खास बात होती है कि ये MgCl2 कहाँ से लाया जाता है। हमें क्या समझना है कि ये MgCl2 कहाँ से लाया जाता है। एक्वस तो होगा नहीं, क्या लेना था, मोल्टन। अब ये मोल्टन कहाँ से लाते हैं वो देखना। सबसे पहले ये जो प्लांट होता है वो जनरली सी वाटर जहाँ हो आसपास वहाँ लगाया जाता है। सी वाटर के अंदर एक मोटर डाल दी जाती है, मोटर पानी खींचती है, जैसे कुओं में मोटर होती है ना, मोटर पानी खींच करके कंटेनर में ले आते हैं, वैसे कंटेनर में पानी आ जाता है। तो वो पानी कंटेनर में जो पड़ा हुआ है सी वाटर है वो, और उस सी वाटर के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, CaCl2। ये जब ऐड करते हैं, लाइम वाटर ऐड करते हैं, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, Mg, Ca और Cl- इस तरह से पड़े होते हैं खूब सारे।
कैल्शियम कैटायन और मैग्नीशियम कैटायन, सी वाटर कंटेन लॉट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन एंड कैल्शियम कैटायन। तो जब ये डालेगा इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, MgCaCl2। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये सॉल्युबल होता है। तो आप सोच सकते हो आप क्या, देखो दोबारा सुनो, सी वाटर कंटेन लॉट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, एंड Cl-। तो जब ये डालोगे तो ये तो PPT बना लेगा मैग्नीशियम के साथ और ये Cl- के साथ CaCl2 बना लेगा सॉल्युबल। ये प्रेसिपिटेट आ गया, ये सॉल्युबल आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें HCl पास करेंगे। थोड़ा फील लेना अब आपने एक PPT लिया है, PPT गीला गीला है, उस PPT में HCl पास कर दिया तो MgCl2 भी गीला गीला चिपचिपा बना हुआ है अभी। अब उसको हटा के उस कैसे, मतलब जैसे कोई चीज़ चिपकी हुई होती है कहीं बर्तन में, तो हम पानी डाल करके ऐसे ऐसे डिज़ोल्व करते हैं तो सारा का सारा जो है वो चिपका हुआ मटेरियल पूरा का पूरा पानी में आ जाता है ना। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा अभी। MgCl2 बन जाएगा ये प्लस H2O। अब इस MgCl2 में पानी डाल रहे हैं हम खूब सारा, जिससे MgCl2 क्या बन जाएगा, एक्वस। क्यों डाला पानी समझ में आया, वो हटाने के लिए कंटेनर में। अब ये सारा का सारा MgCl2 उस पानी में है। अब क्या करते हैं हम, इस MgCl2 एक्वस को कूल करते हैं। कूलिंग करेंगे तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। यहाँ MgCl2.6H2 आ गया हाइड्रेटेड फॉर्म। ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म आ गई MgCl2.6H2O की। ये क्या आ गई इसकी, बोलो, हाइड्रेटेड फॉर्म। ये क्या आ गई इसकी, हाइड्रेटेड फॉर्म। अब इससे हमें एनहाइड्रस चाहिए, क्योंकि आपको ना एक्वस चाहिए ना कुछ चाहिए, अपने को एनहाइड्रस चाहिए पूरा का पूरा, ताकि आप क्या करें, उसे मोल्टन बना सके मेल्ट करके। एक्वस तो कभी चाहिएगा ही नहीं क्योंकि एस ब्लॉक नहीं आएगा। अब इससे कैसे बनाते हैं वो मैं समझाता हूँ। तो MgCl2.6H2O के लिए अब आप क्या करने वाले हैं, MgCl2.6H2O के लिए अब आप क्या करने वाले हैं, आपको जो पता है वही करेंगे आप इसे हीट करेंगे। अब जब आप हीट करते हैं यहाँ पर तो एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है कि यह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। गड़बड़ क्या हुई है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। अब गड़बड़ ये हो गई, तो अगर ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया है तो फिर तो मेरे काम का ही नहीं रहा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो एक्सट्रैक्शन ही नहीं होगा इसका, मुझे तो MgCl2 चाहिए था। तो इसका हाइड्रोलिसिस होता कैसे पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यार ये MgCl2 है और ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पानी कितना चाहिएगा, 2। तो अभी पहले एक वाटर मॉलिक्यूल से कराए तो एक HCl बाहर आएगा, तो क्या बना होगा ये MgOHCl प्लस HCl। ये रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम पर। अब इस इक्विलिब्रियम से मुझे एक शिक्षा मिल रही है कि अगर मैं HCl बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम वापस पीछे आ जाएगा। अगर मैं HCl बढ़ा दूं तो ये इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे कंटेनर में रखते हैं। ये यहाँ पर ये MgCl2 डालते हैं .6H2O, यहाँ पर हीट करते हैं, इसे हीट करते हैं, हीटिंग हो रही है और करंट ऑफ HCl, क्या बोला, करंट ऑफ ड्राई HCl पास करते हैं, यानी HCl का प्रेशर के साथ यहाँ से जा रहा है। फील लेना। अब जैसे आप इसको हीट करेंगे तो पानी वाटर है, वाटर उड़ेगा और यहाँ से HCl भेज रहे हो आप तो HCl बाहर निकाल देगा उस वाटर को। HCl भेज रहे हो आप तो HCl भेजने पर होगा क्या, ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम पीछे रहेगा। इक्विलिब्रियम पीछे रहेगा तो ये स्टेट रहेगी, ये स्टेट रहेगी और हीटिंग चल रही तो ये पानी बार बार उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। एक तो एक पल आएगा, एक खाली हो गया, ये पानी नहीं रहा। अगर ये पानी नहीं रहा, अगर यह पानी नहीं रहा तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ड्राई HCl लेने का रीज़न समझ में आया, क्योंकि HCl लेने से फ़ायदा होगा, इक्विलिब्रियम पीछे आएगा। इक्विलिब्रियम पीछे आने से क्या होगा कि ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा और हीटिंग से क्या होगा, ये पानी उड़ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस। इस तरह से एनहाइड्रस MgCl2 का जो एक्सट्रैक्शन होता है, फिर इस एनहाइड्रस MgCl2 को हम वहाँ पर डाउस प्रोसेस के अंदर Mg एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अगला देखो। अभी तक हमने क्या रिडक्शन प्रोसेस पढ़े, क्या पढ़े,
रिडक्शन प्रोसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड, मतलब एक ऐसा मेथड जिससे हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए मैंने Cl2 लिया, सॉरी ये NaCl लिया, NaCl में होता है Cl-, तो ये Cl- जब मैंने लिया पानी में, तो आपको पता है हमने जब NaCl एक्वस का एक्सट्रैक्शन कराया था, तो NaCl एक्वस का एक्सट्रैक्शन करवाने पर NaCl एक्वस का एक्सट्रैक्शन कराने पर H2 बनी थी और Cl2 बनी थी। यहाँ पर भी वही होगा, Cl2 बनेगी, H2O बनेगी और OH- बनेगा। आपको सवाल ये पूछेगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, इस रिएक्शन का कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी, क्या पढ़ने वाले अपन, हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ कॉपर। अब कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी की बात करेंगे तो पहला सवाल हमारे माइंड में आएगा कि भैया इसकी जो हाइड्रोमेटलर्जी होगी वो लो ग्रेड से होगी, किससे होगी, लो ग्रेड से। तो कॉपर की जो हाइड्रोमेटलर्जी होगी वो लो ग्रेड से होगी। लो ग्रेड का मतलब ऐसा जिसमें कंटेंट कम है। अब आपको एक नया डाउट आ गया, आपको सवाल में आएगा कि यार कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी होती है क्या, अगर ऐसा सवाल है तो नहीं होती है। जब तक सवाल में लो ग्रेड नहीं होगा तब तक आंसर मत देना, आंसर में मेंशन होगा, क्योंकि कॉपर का मेजर कंटेंट जो होता है वो कॉपर पायराइटिस से निकलता है। कॉपर पायराइटिस मेजर आपका कंटेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वही क्रशिंग होगी, कंसंट्रेशन यहाँ पर एसिड और बैक्टीरिया से किया जाता है, लाइक डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं अपन। तो कंसंट्रेशन आप क्या लिख लेंगे, पहला तो वही क्रशिंग आएगा, दूसरा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बाय क्या आएगा बताओ, नोट करके लिखेंगे क्या, एसिड और बैक्टीरिया से। एसिड कौन सा होता है, डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद रिडक्शन की बात आएगी, तो जो रिडक्शन आएगा वो रिडक्शन आपका किया जाता है H2 या आयरन से। तो ये जो आपका कॉपर +2 मिला मुझे, इस कॉपर +2 का रिडक्शन किया जाएगा इससे Fe और H2 से। Fe यानी कि स्क्रैप आयरन, सवाल में क्या देगा वो, स्क्रैप आयरन, चूरा, लोहे का चूरा। एक सवाल बहुत अच्छा मिलता है कि यार कॉपर की जब हाइड्रोमेटलर्जी करेंगे तो उसमें जिंक डालना चाहिए ना, क्योंकि आपने तो सिल्वर में और गोल्ड में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आपने जिंक लिया था, आयरन क्यों लिया यहाँ पे, वहां तो जिंक ले रहे थे। उसका रीजन सुनो, वहां पर गोल्ड और सिल्वर ले रहे थे, गोल्ड कॉस्टली था, सिल्वर कॉस्टली था। दूसरी बात, नो डाउट जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन, आयरन से तो अच्छा ही होगा, और यहाँ पे भी रिड्यूस अच्छा करेगा, लेकिन वहां ले सकते थे क्योंकि वहां गोल्ड था, तो गोल्ड को बेच करके जो पैसे आएंगे उसकी कॉस्ट से कंपनसेट हो रहा था जिंक का कॉस्ट। यहाँ पर आपका कॉपर है, कॉपर आपका लो ग्रेड है, एक तो लो ग्रेड है तो कम मिल रहा है। दूसरी बात, अगर वो कॉस्टली मेटल भी नहीं है तो हम आयरन ही लेते हैं, जिंक यूज नहीं करते। ये सवाल भी आता है कि जिंक की जगह आयरन क्यों यूज किया जाता है कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी में, तो आंसर दे देंगे बिकॉज जिंक कॉस्टली होता है और आयरन चीपर होता है। इसके बाद जब रिडक्शन होगा तो प्यूरिफिकेशन वही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, आपको पता ही है। ठीक, बहुत छोटा सा था ये। इसके बाद आता है आपका क्रोल प्रोसेस। ये एक एक लाइन के कुछ भी नहीं है इसमें। क्रोल प्रोसेस जो होता है उससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है टाइटेनियम का। किसका, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम में पहले वही क्रशिंग करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद इसमें जो ओर होता है वो TiO2 होता है, रूटाइल। तो रूटाइल का पहले क्रशिंग किया, फिर कंसंट्रेशन किया, फिर उसकी रिएक्शन Cl2 से करा के उसे TiCl4 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि TiCl4 का रिडक्शन इजियर होता है, और TiCl4 का रिडक्शन यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम से कराते हैं, जिससे कि टाइटेनियम बनता है। तो आपसे सवाल बस यही पूछ रहा है वो कि क्रोल प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन किसका करते हैं, आंसर दोगे टाइटेनियम का। रिडक्शन किसके थ्रू किया जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, बस। इससे ज्यादा क्रोल प्रोसेस में कुछ नहीं आता, ये सिलेबस में नहीं है। पर मैथ्स और कॉलम में क्या, वो एलिमेंट और प्रोसेस लिख देते हैं, तो जब वो एलिमेंट और प्रोसेस लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला मेथड देखो, छोटे छोटे ही मेथड है। अब अगला मेथड आएगा पिडजन प्रोसेस। पिडजन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन किया जाता है मैग्नीशियम का,
और यहां पर सबसे खास बात क्या है कि वो डोलोमाइट से किया जाता है। ये CaCO3.MgCO3 पहला स्टेप वही क्रशिंग, दूसरा कंसंट्रेशन। डोलोमाइट कार्बोनेट हो रहे तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन करने के बाद फिर इसका आपको क्या जाता है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन जब आप करेंगे तो कैल्सिनेशन करने पर आपको पता है क्या बनेगा, CaO.MgO प्लस CO2 उड़ जाएगा। अब ये जो CaO है .MgO है, इसका रिडक्शन कराया जाता है फेरोसिलिकन अलॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो आपका ये लिया अपन ने, इसका रिडक्शन किससे कराया जाता है, फेरोसिलिकन अलॉय से। तो जब इसका रिडक्शन कराते हैं फेरोसिलिकन अलॉय से, तो आपके पास ये मैग्नीशियम प्लस Ca2SiO4 और Fe बन जाता है। क्या बन जाता है, Ca2SiO4 प्लस Fe। इससे मैग्नीशियम आ जाता है। लगभग ये रिएक्शन 1273 केल्विन पर कराई जाती है। ये भी बहुत सिंपल है। आपसे पूछेगा मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं क्या पिडजन प्रोसेस से, तो आंसर है यस। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेते हैं। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फेरोसिलिकन अलॉय। क्या ले रहे हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट फेरोसिलिकन अलॉय, ठीक। तो बस ये आपका इतना सा है। तो ये आपका मेटलर्जी समाप्त हुआ। आई होप अब आप होमवर्क कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरी शीट कंप्लीट होनी चाहिए। आप पूरी शीट लेकर के जब आपकी जूम क्लासेस होती हैं, उन जूम क्लासेस के अंदर आके आप अपने रिस्पेक्टेड टीचर जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं उनसे आप सारे डाउट पूछ लेंगे, और जो भी डाउट आपको आते हैं वो भी आप फोटो खींच करके ग्रुप पर डाल देंगे ताकि हम उनके आंसर्स आपको दे दें। दो आपके पास डिस्कशन के मोड हैं, एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर आपके फोटो खींच के डाल दीजिए। आप इंतजार मत करिए कि कब डिस्कशन कराएंगे, आप डाल दीजिए। और दूसरा, जब आपके जूम सेशन हो रहे हैं आप उनमें जाकर के अपनी शीट लेके बैठिए और सर से सारे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।